पल्लू आसपास के गांवों का केंद्र बिंदु है, हाईवे जाम रहता है, इसके बावजूद बस स्टैंड क्यों नहीं? प्रॉमिस करता हूँ कुछ भी करना पड़े कि मात्र 1 या 2 महीने के अंदर अंदर पल्लू के अंदर बस स्टैंड के पास यात्रियों की सुविधा के लिए सिर्फ शौचालय बनवा दिया जाए। सबसे कम उम्र का सरपंच मैं, मुझे इस बात का मेरे समाज के लोगों द्वारा बड़ा विरोध झेलना पड़ा। इस क्षेत्र के जाटों ने कभी भारतीय जनता पार्टी को जाट की किसान की पार्टी नहीं माना। कि आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी। पल्लू के अंदर जो जिले का एकमात्र जवान विद्यालय हनुमानगढ़ में मेरे शपथ बनने के बाद 10/10 इंटू स्थान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ। और ये अन्य कॉलेजों से अलग क्यों है? ये उस भूमि को मैंने बचा के रखा। प्रधान के पास कितना कोटा होता है? नहीं बनने का कारण मैं तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी को देना चाहूँगा। आपने 5 साल प्रधान की भूमिका निभाई है, तो आपके सोचे हुए सभी काम पूर्ण हुए या कुछ बाकी रह गए? 3,50,00,000 रुपए से अधिक की राशि आज भी पंचायत समिति में उपलब्ध है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पंचायत में घोषणा कर दी हो और वो काम वहाँ पर हुआ ही नहीं हो? राहुल कसवा का टिकट काट कर देवेंद्र झाझड़िया को दिया जाना कहाँ तक उचित मानते? मदन राठौड़ जी का भी टिकट काट। राहुल जी आते हैं तो क्या वो पहले वाला भरोसा कायम रहेगा? वापिस अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार में राहुल जी आते हैं। राजेंद्र राठौड़ और अभिषेक मटोरिया जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत का पैसा वसूलने के लिए इन्होंने ये स्कीम लागू की है। हमारे सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ऑल ओवर इंडिया के तो नहीं, पर आप पल्लू इलाके के सुबीर गाँव की चौपाल चैलेंज के साथ ये कहते, आज के बाद पल्लू गांव के सियाग परिवार का कोई भी सदस्य खर्चे हस्से जनानी दोस्तों सोने तो सुहागे दी निशानी दो। मैं आपके चैनल के मार्फत दावे के साथ कहता हूँ कि आज ऑल ओवर इंडिया में सियाग गोत्र का कोई जाट है, कोई ये कहते कि इनकलाब जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नहीं टूटेंगे नहीं टूटेंगे नहीं टूटेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, राजस्थान सूत्र की विशेष पॉडकास्ट सीरीज सूत्रधार में आपका स्वागत है। मैं हूं रामनिवास पुरी। आज के एपिसोड में हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो राजनीति में पल्लू क्षेत्र की अग्रणी पंक्ति में आते हैं, जो कई चुनाव लड़ चुके हैं, जीते भी हारे भी, पर खास बात यह है कि खुद राजनीति में होते हुए भी अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा, अपने बच्चों को शिक्षित करके राजकीय सेवा में उतारा। उनके जीवन की संघर्ष यात्रा अपने आप में प्रेरणादायक है। आज हमारे साथ है धर्मपाल जी सिहाग। वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि राव सर है और मूल रूप से पल्लू जिला हनुमानगढ़ के निवासी है। स्वागत है धर्मपाल जी हमारे खास एपिसोड सूत्रधार में। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका भी रामनाथपुरी जी। सबसे पहले आप अपना परिचय संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम धर्मपाल सिहाग है, निवास स्थान पल्लू है। 2 प्लान ग्राम पंचायत पल्लू का सरपंच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी मेरी धर्मपत्नी पंचायत समिति रावसर से प्रधान है। 88 में ग्रेजुएशन किया था। ये शिक्षा ग्रहण के बाद राजनीतिक क्षेत्र को मैंने चुना। आप राजनीति में कब और कैसे आए? 1988 में महाविद्यालय की पढ़ाई, स्नातक तक की पढ़ाई, BSc मेथड तक की पढ़ाई करने के पश्चात 95 में सबसे पहले मैंने राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति मेंबर के रूप में मैंने चुनाव लड़ा। आपने पूछा कैसे आए? आने के कारण तो अनेक होते हैं। मेरी स्कूली शिक्षा के दौरान भी दिल में एक अलग जज्बा था, मैं राजकीय सेवा में न जा करके और राजनीतिक क्षेत्र में ये भी एक सेवा का माध्यम है। इंसान की किसी की सोच सेवा की है, केवल राजकीय सेवाओं में ही हम सेवा दे कोई जरूरी नहीं है। हम राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करके भी जरूरतमंदों को हम हमारी सेवाएं दे सकते हैं। और मैंने निश्चित रूप से इसे एक सेवा का रूप मान के ही आज तक विगत 30 सालों में रेगुलर 95 से लेकर के आज तक सेवा ही इसको मान करके मैंने राजनीति। तो धर्मपाल जी आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी मैंने जब महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी, चाहे जवाहरलाल जी हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे, और इधर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, गुरु गोविंद जी, उनकी जीवनियां पढ़ी तो निश्चित रूप से अलग जज्बा, अलग सोच, इस देश को दुनिया का विश्व बनाने की सोच और विचारधारा और यह सनातनी सिस्टम को भी आगे लेकर के चलना। मैं उनकी विचारधारा और विचारों से प्रभावित होकर, मेरा परिवार मूल रूप से कांग्रेस विचारधारा का था, और 95 में जब मैंने सर्वप्रथम राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का विचार किया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के आगे आवेदन किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के 50 समिति सदस्य का सिंबल दिया जाए। पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतर कार्य कर रहा हूँ। धर्मपाल जी आपने चुनाव जीते भी हारे भी, तो हार ने आपको निराश नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो, चाहे हम व्यवसाय करते हैं, चाहे हम राजनीति करते हैं, चाहे हम खेल जगत के अंदर हमारी कोई प्रतिभा है, निश्चित रूप हार और जीत सिक्के के 2 पहलू है। इंसान
कि जीतने से अगर मनोबल बढ़ता है तो हार निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ जीवन जीने का सिस्टम को सिखाती है। हारने के पीछे कोई न कोई खुद की कमियां होती है, न कि जनता जनाव तक की। हमें सुधार करने का अवसर हार ही दिलाती है। तो निश्चित रूप से इलेक्शन में जब जब मेरी हार हुई मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज विगत 30 सालों तक रेगुलर इस क्षेत्र में कार्य करने के बाद मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ। 3 चुनाव में मुझे हार का मुंह देखना पड़ा, 3 में मुझे जीत का। वो मेरी शुरुआत ही हार से हुई थी। 95 में भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में कतई नहीं थी। विशेषकर जिस समुदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जाट परिवार से, इस क्षेत्र के जाटों ने कभी भारतीय जनता पार्टी को जाट की एक किसान की पार्टी नहीं माना। मैंने जब ये पार्टी ज्वाइन की तो मुझे इस बात का मेरे समाज के लोगों द्वारा बड़ा विरोध झेलना पड़ा। उसके पश्चात मैं केवल 12 वोट से इलेक्शन हार गया था। और 95 के अंदर 7 दिन बाद में ग्राम पंचायत सरपंच के चुनाव हुए। 7 दिन बाद में मैं दोबारा विदाउट सिंबल ग्राम पंचायत का चुनाव विदाउट सिंबल हो गया। विदाउट सिंबल मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा तो मेरी भारी बहुमत से गांव के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे जीत गई। आप राजनीति में प्रदेश या केंद्र तक अपनी छाप रखते हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं प्रदेश या केंद्र तक मेरी आइडेंटिटी रखता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 95 में बीजेपी ज्वाइन करने पर मुझे पार्टी ने नौहर देहात का उपाध्यक्ष मनोनीत किया। उसके बाद मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारियां भी मिली और पार्टी ने 3 बार मुझे जिला मंत्री, एक बार जिला उपाध्यक्ष भी जब पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बनाया। निरंतर पार्टी में काम करने से एक आइडेंटिटी और पहचान जो एक वजूद सा कायम हो जाता है। पर वहाँ तक पहचान वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी में काम करने के साथ साथ संगठन के अंदर अनेकों दायित्व पे भी मुझे काम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। विगत इलेक्शन के अंदर जब पार्टी ने विस्तारक बनाए तो मैंने मेरे जीवन के 2 साल पार्टी को बतौर विस्तारक दिए थे, जिसमें पार्टी ने टर्म्स एंड कंडीशन थी स्वयं की विधानसभा और स्वयं का जिला और स्वयं की लोकसभा से 12 जिम्मेवारियां लगेगी। 25 दिन फिर आउट ऑफ अपने फील्ड में रहना पड़ेगा, आउट ऑफ रेजिडेंस, और 5 दिन आप घर पे रह सकते हो। तो मैंने 1 महीना अजमेर के अंदर, 2.5 महीना डूंगरगढ़ विधानसभा, 11 महीने लूणकस विधानसभा और आपके 1 महीना यूपी मुरादाबाद और 1.5 महीने वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता के पास कालना विधानसभा है, वहाँ का प्रभारी बना के भेजा। लोकसभा चुनाव के अंदर भी मुझे 4.5 महीने तक लोकसभा का विस्तार करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से लोकसभा विस्तार की पद जो जिम्मेवारी है पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेवारी है। इनके नाते मुझे केवल देश के 400 चुनिंदा लोगों में से एक मैं भी था और हमें दिल्ली के अंदर बैठक का भी आयोजन हुआ जिसके अंदर सम्मानीय प्रधानमंत्री जी और उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय सेंट्रल महामंत्री रामलाल जी भाई साहब का मार्गदर्शन हमें मिला। और अभी जो राजस्थान प्रदेश के अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब, मेरा सौभाग्य था कि भजन लाल जी भी उन 440 व्यक्तियों मेरे साथ बैठे थे। माननीय मोदी जी ने एक बात भी कही थी, आप विस्तारकों को अनेक जिम्मेदारियां दी जाएगी, कुछ एक विस्तारक साथियों को तो ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं किया। सब साथियों ने बड़े हौसले से तालियां बजा के इस बात का स्वागत किया और हम इस बात को हकीकत में धरातल पर उतरते उस वक्त देखा जब राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मेरे विस्तारक साथी माननीय भजन लाल जी को जब ये सीएम की जिम्मेदारी मिली तो इससे निश्चित रूप से दिल एकदम गदगद हो गया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। इससे कार्यकर्ताओं में एक अलग से एनर्जी, एक अलग से ऊर्जा अन्य राजनीतिक पार्टियों से भाजपा को भिन्न शो करती है। जब आप पहली बार सरपंच बने तो पल्लू के विकास में आपके क्या क्या योगदान रहे? 95 में जब मैं पहली बार पल्लू में सरपंच बना उस वक्त वहाँ अपनी पंचायत समिति नोहर हुआ करती थी, 81 ग्राम पंचायत थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे और आपके शुभचिंतकों को अवगत कराना चाहूँगा, 81 ग्राम पंचायतों में सबसे यूथ, सबसे कम उम्र का सरपंच मैं ही था। तो निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ एक कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसला और सोच थी, ऐसा कुछ करने का मैंने प्रयास किया। मैं आपको एक छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहूँगा, आज जो पल्लू का आप विकास देख रहे हैं, डेवलप देख रहे हैं, इसमें शायद मेरा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा रोल था 95 में, जो आज मुझे यथार्थ में दिखाई दे रहा है। सिंगल बात बताऊंगा, रकबा राज हो चाहे गोचर भूमि हो, अपने इलाके के मोस्टली गाँवों में आज गाँव की आबादी भूमि के पास आपको इतनी खुली जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे लोगों ने मकान न बना ली हो, बाड़े न बना ली हो, अतिक्रमण न कर लिया हो। मैंने 95 में सरपंच बनते तुरंत इस गोचर भूमि की बाउंड्री वाल निकलवानी है, चाहे इसके ऊपर जो जिन लोगों ने कब्जे करी वो कब्जे हटाने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पल्लू के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय बना है, इस जगह पर कम से कम 60-70 घर बन गए थे। अच्छा, पक्के घर आरसीसी डाल के। तो मैंने जिला कलेक्टर और राज्य सरकार का और प्रशासन का, भैरव सिंह जी की सरकार थी, डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री थे, ज्ञान सिंह जी मंत्री थे और मैं भाजपा का कार्यकर्ता था।
उन सब के सहयोग से मैंने 60 कब्जे हटा करके, और ये ज़मीन उस वक्त जब पल्लू के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय बना तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है। मुरली मनोहर जी जोशी मानव संसाधन मंत्री थे और माननीय निहाल चंद जी हमारे MP हुआ करते थे। निहाल चंद जी के प्रयास से मैं गांव का सरपंच था। अतिक्रमण हटा करके ये ज़मीन खाली करके जब उनको दी, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, तो राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन करके आगे सेंटर को भेज दिया। पल्लू के अंदर जो जिले का एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय हनुमानगढ़ में पल्लू, ये यहाँ स्थापना होना मेरा सोच था कि शायद मेरे कारण है। आज चाहे तहसील की बिल्डिंग बनानी है, चाहे हमारे बिजली घर बना है, अनेकों ने जो भी स्थान है, आज मेरे 95 के से पहले जो कब्जे हो गए थे वो हो गए। मेरे सरपंच बनने के बाद 10 बाई 10 इंटू स्थान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ, और ये परंपरा बनेगी गांव की। आज अगर पल्लू में आने वाले समय के अंदर उपखंड कार्यालय खोला जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास भूमि की कोई कमी नहीं है। अभी मैं धन्यवाद दूंगा सम्मानीय अभिषेक जी मोटोरिया साहब को, उनके अथक प्रयासों से, माननीय भदन लाल जी शर्मा साहब को, और पंचायती राज के परिसमिति की जो समिति बनी थी, और उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी, चाहे हमारे उपखंड अधिकारी हैं, चाहे हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे इस बैकवर्ड इलाके का, हनुमान जिले का अपना क्षेत्र बैकवर्ड इलाका है पल्लू, इसमें जो पंचायत समिति की सौगात दी है, अपने आप में बड़े फ़ख्र और गर्व की बात है। इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज होने वाली बात है। यहाँ के इलाके के किसानों को, जो बूढ़े बुजुर्ग को बार बार छोटे छोटे कामों के लिए पंचायत समिति जाना पड़ता है, तो उनको यहाँ अपने गाँव के पास में मात्र 20-30 किलोमीटर की दूरी पर ही जब पंचायत समिति मिलेगी, तो उनका आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, राज्य सरकार को मिलेगा, और हमारे विधायक या हमारे जो भी वर्कर्स हैं, उन सभी को इस बात का आशीर्वाद मिलेगा कि पंचायत समिति लेकर के आने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हमारे विधायक जी अभिषेक जी मोटोरिया रहे हैं, मुझे ये कहते कोई आत्मग्लानि नहीं है कि विगत सरकार में भी ये पंचायत समिति बन रही थी, पल टॉप में थी। नहीं बनने का कारण मैं तो सिर्फ और सिर्फ अमित चाचान जी को देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी लेटर पैड के ऊपर एक ऐसा लेटर राज्य सरकार को प्रेषित किया, श्रीनगर की दूरी 110 किलोमीटर पल्लू से दूर बता दिया, जो कि मात्र 30-35 किलोमीटर, बिल्कुल 35 किलोमीटर वाले जो ग्राम पंचायत दूर थी, उसको अपनी लेटर पैड के ऊपर ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ लेटर। अमित चाचान ने, उस वक्त के विधायक जी ने, कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज विभाग के अंदर इस प्रकार की रिपोर्टें, गलत रिपोर्टें पेश की, तो हम 5 साल पीछे रह गए, वरना 5 साल पहले ही पंचायत समिति ये बन जानी चाहिए। तो आज जो पल्लू का हम विकास देख रहे हैं, डेवलप देख रहे हैं, काश ये जगह हमारे पास सरकारी भूमि को हम संभाल के न रखते, तो आज जो पल्लू में अनेक कार्य खुल रहे, चाहे वो बेटियों के लिए महाविद्यालय बना, वो भी इसी गोचर भूमि के अंदर राज्य सरकार के द्वारा अलॉट करा गया यहाँ, या अभी जो राजकीय महाविद्यालय जो विगत कांग्रेस सरकार में बना है, राजकीय महाविद्यालय बना, हमारे पास जगह पड़ी है, मरुदुल कॉलेज बना है, हमारे पास जगह थी, ये उस भूमि को मैंने बचा के रखा गांव के सहयोग से। सब गांव का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुझे बहुत बड़ा सहयोग था, इस जगह को मैं खाली रखा तो कि मेरे गांव का, मेरे इस पल्लू का विकास हो। आज ये चीज़ ग्राउंड पे देख रहा हूँ तो दिल खुशी से गदगद होता है कि निश्चित रूप से इस यज्ञ को संपूर्ण करने में कुछ मेरे द्वारा भी आहुति दी गई थी, जो जिसका सफल परिणाम आज हमें ग्राउंड पे दिखाई दे देखने को मिल रहा है। अभी आपने मरुद्र महिला कॉलेज का जिक्र किया और वर्तमान में आप उनके कोषाध्यक्ष भी है, तो इस संस्था की रूपरेखा कैसे तैयार हुई और ये अन्य कॉलेजों से अलग क्यों है? बहुत शानदार क्वेश्चन किया आपने। मैं बताता हूँ आपको, बेटियों की शिक्षा का रुझान इस इलाके में कतई था ही नहीं। मैं आपको अवगत कराऊंगा, जब हम पढ़ा करते थे, मेरे विद्यालय के अंदर एक भी बेटी नहीं पढ़ते। जाड़ धर्मशाला बनने के बाद इस इलाके के अग्रिम पंक्ति की बुद्धिजीवी ने इकट्ठे होकर के बेटियों के लिए शिक्षा का विस्तार किया जाए, ये मंत्रणा की। उस वक्त पल्लू जाड़ धर्मशाला के अंदर ही, तब तक ये कैंप्स बिल्डिंग नहीं बनी होती, एक मिडिल स्कूल स्टार्ट किया विच ऑन दी बेटियों के लिए, सिर्फ बेटियों का एडमिशन था उसके अंदर, और उसका भी मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात जब महाविद्यालय की परमिशन लेके आए, तो मैं उस वक्त सरपंच भी था। परमिशन लेके आने से पहले की बात है, ये मैं सरपंच भी था। उससे पहले जब ये बात चली कि हमें महाविद्यालय बढ़ाना है, तो मालूराम जी भाऊ भामाशाह गंगराव जी थे, उन्होंने उस वक्त भी 1 करोड़ रुपये, पुरानी बात है, 1 करोड़ से बहुत बड़ी राशि हो, मेरे ख्याल से तो मैं प्रदेश की तो नहीं कह सकता, पर संभाग की सबसे बड़ी दानदाता के रूप में मालूराम भामू का नाम है। वो जाट धर्मशाला में है, उन्होंने कहा भी आप अपनी खुद की ज़मीन खरीदो। तो वो ज़मीन उस वक्त 75 बीघा ज़मीन, बेटियों के लिए महाविद्यालय बनाने के लिए 75 बीघा ज़मीन खरीदने का विचार किया, और
बड़े फ़ख्र गौरव की बात है, वो जाट समाज के 75 दानदाता, जिनमें मेरे पिताजी भी एक बीघा दान देने वाले थे। प्रत्येक आदमी ने एक बीघा दान 75 आदमी ने दान दी। वो 75 बीघा ज़मीन आज भी पूर्व सर और पमरू के बीच में इस हाईवे रोड के ऊपर, जिसका फ्रंट भी काफ़ी लंबा है, हाईवे रोड के ऊपर वो ज़मीन है। आज तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। उस वक्त 11-11 हज़ार रुपये में एक बीघा ज़मीन मिल गई थी हमें। सब दानदाता को 11-11 हज़ार रुपये देने पड़े। मालूराम जी बाबू आए तो मैंने वहाँ कॉलेज जो गांव से कम 5 किलोमीटर दूर है, तो मैंने ये सोचा भी बेटियों के आने जाने के लिए, अप डाउन के लिए बड़ी भयंकर समस्या रहेगी। पैदल जाएगी तो कैसे जाएंगी, आर्थिक व्यवस्था बड़ी कमज़ोर थी इलाके की भी, प्लस हर गार्जियन की। तो मैंने मेरे ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा बुलाई, जिसमें अग्रिम पंक्ति के मेरे गांव के स्वर्गीय रूप सिंह जी राठौड़ पूर्व सरपंच, सत्यनारायण जी जोशी, अमर सिंह जी भाटी, लेखराम जी ढुकिया, यासिन खान जी गलाल, चंदूराम जी सियाल, अनेकों अनेक अग्रिम भक्ति के सभी बुद्धिजीवी, सभी वर्गों से, प्लस मेरे वार्ड पंच और उप सरपंच जो मेरे साथ थे, हमने बैठ के चर्चा की। मैंने आग्रह किया भाई कॉलेज निश्चित रूप से बनेगा, बेटियों का कॉलेज निश्चित रूप से बनेगा। अगर गांव से 5 किलोमीटर दूर बनाना है, गांव में बनाना है। अगर गांव में बनाएंगे तो सब समाज की बेटियां पढ़ेगी। केवल ये ऐसा नहीं है जाट समाज बढ़ा रहा है, जब नाम इसका मरुद्र महिला विद्यापीठ है तो निश्चित रूप से आप ये प्रयास करें कि गांव में बने। तो क्यों न जवाहर नवोदय विद्यालय के बिल्कुल सामने और अर्जुन सर रोड के ऊपर गांव के हट, गांव का हट है वो, और वहाँ पर अगर हम राज्य सरकार से निवेदन करें, पंचायत से प्रस्ताव लें कि ग्राम सभा का, आम सभा का प्रस्ताव है, तो राज्य सरकार अपने को जमीन डोनेट करती है। ये यहाँ बनेगी तो बड़ा लाभ होगा। आज हम हकीकत में देखें, गांव से 5 किलोमीटर दूर होता, हमारी बेटियों को कितनी परेशानी फेस होगी। आज बिल्कुल हाईवे रोड के ऊपर गांव के अंदर जब इस प्रकार का महाविद्यालय तैयार हुआ है तो मेरी बेटियों को बड़ी सुविधा मिल रही है, बड़ा फ़ख्र और गर्व भी हो रहा है। और अन्य विद्यालय महाविद्यालय से अलग होने का मैं बताता हूँ, मुझे इस महाविद्यालय का कोषाध्यक्ष काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मैं भी रेगुलर यहाँ आकर के मेरी बेटियों से आग्रह करता हूँ, बेटियों यह महाविद्यालय आपका है, इसकी सुरक्षा, इसकी संरक्षा, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान, इसका वजूद बनाए रखने में आपका बड़ा योगदान है। जब से महाविद्यालय बने तब से अप्रिय घटना जो यहाँ के संचालक मंडल को या किसी परिवार को, समाज को देखने को मिले बेटियों के विषय को लेकर, तो आज तक नहीं मिली। सब बेटियाँ एक से बढ़कर एक जिम्मेवार है। मेरे घर की बेटियाँ भी, मेरी बेटी और मेरी भतीजियाँ इसी महाविद्यालय से पढ़ाई करके गवर्नमेंट सेवा में, और निरंतर हर साल यहाँ से विद्याधन करके बेटियाँ जा रही है। अगर कोई गरीब भी है, गरीब बेटी है, गरीब बेटी के लिए हमारी संचालक मंडल ने तय करके गरीब बेटी से हमें कुछ भी नहीं लेना है, निःशुल्क उसकी निःशुल्क सेवा दी जाती है, उससे कोई फीस नहीं ली जाती, वो पढ़ाई करो, वो योग्यता आगे बढ़े। ये हमारी विश्वविद्यालय की धारणा है। डोनेशन की बात आती है, हमने 2 साल पहले कमेटी के सदस्य गांव में जाके अलग जगाई कि हर काश्तकार अपनी ज़मीन का 1 बीघा ज़मीन का 2 किलो अनाज बेटियों के फ्यूचर के लिए निःशुल्क दान करेगा। बड़े ताज्जुब और गर्व होता है मुझे, मेरे इलाके के ऊपर फ़ख्र है कि उन सब काश्तकारों ने 1 बीघा ज़मीन का 2 किलो अनाज इकट्ठा करके 800 क्विंटल अनाज महाविद्यालय को सौंप दिया था बेटियों के भविष्य के लिए। और इस बिल्डिंग को बनाने में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों का बड़ा योगदान रहा है। करीब 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए की अधिक की राशि, चाहे वो अभिषेक जी मटोरिया है, चाहे बहादुर सिंह जी गोदारा है, चाहे राज्यसभा के सांसद ज्ञान प्रसाद जी पिलानिया हैं, चाहे सांसद राम सिंह जी कसवा हैं, और चाहे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल जी कसवा हैं, उन सब का इनके अंदर बोल गए। कारण क्या रहा, इच्छा शक्ति न होना या लोगों की डिमांड न होनी, या उस मेरे विरोधी विचारधारा के राजनीतिक कैरियर की बात करता हूँ, तो कांग्रेस के साथी उन लोगों का अपने वक्त के जो सांसद है, विधायक है, राज्यसभा एमपीज है, उनसे 10 नए पैसे देकर के भी ये नहीं आए और इसमें लगा भी नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो हमारी बेटियों का विषय है, इसके ऊपर इलाके का आशीर्वाद है। सभी समाजों के, सभी धर्म के सभी लोग इसके साथ साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं, और ये आने वाले समय के अंदर मैं तो ये कहूँ जो प्रोग्रेस चल रही है, एक और जो यहाँ पे हम स्टाफ अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति होती है, इस महाविद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले जो गुरुजन हैं, ये कॉलेज के लेक्चरर हैं, वो अन्य जो कॉलेज हैं उनकी तुलना में यहाँ पढ़ाते वो राजकीय सेवा के अंदर अनेक कॉलेज लेक्चरर राजकीय सेवा में भी हैं। अच्छा, तो इसके अंदर वो बड़ी टैलेंटेड समर्पित
हमें यहाँ स्टाफ जो बेटियों को हमें पढ़ाने आते हैं वो समृद्ध स्टाफ मिला, इसीलिए अन्य महाविद्यालयों से हमारा ये मर्द महिला विद्यालय है, ये इलाके की सौगात है, इलाके का ये भविष्य है बेटियों का, तो अन्य महाविद्यालय से भिन्न मैं मानता हूँ। बिल्कुल है, बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने। धर्मपाल जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि पल्लू आसपास के गांवों का केंद्र बिंदु है। यहाँ हर 20 मिनट में बस सेवा संचालित होती है, हाईवे जाम रहता है, इसके बावजूद यहाँ पे बस स्टैंड क्यों नहीं? बस स्टैंड की बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि दरअसल हाईवे रोड के पास कोई भी राजकीय भूमि नहीं है। अच्छा, सब अपने अपने काश्तकारों की भूमि है, काश्तकार कोई भी डोनेट नहीं करता। आज मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो नामुमकिन है, पर पुलिस थाने के पास में राजस्थान राज्य पथ को समर्पित करते हुए एक बस स्टैंड बना हुआ है। आने वाले समय के अंदर वो भी वहाँ पे चालू होगा, यात्रियों की सुविधा की वहाँ यानी वहाँ पे बनी हुई है, पर शायद उसके अंदर कुछ समय लगेगा। जैसे रावतसर के अंदर बस स्टैंड बहुत बड़ा है, पर अभी पुराने सिनेमा हॉल की जगह भी सवारियाँ उतरती उतरती है, तो वहाँ पर लोग एक बार स्टार्ट भी की थी, लिए रोडवेज बसें वहाँ रुके, प्राइवेट बसों का संचालन वहीं से हो, पर कोई भी यात्री यहाँ लोकल का इलाके का वहाँ पर न जाकर के जो यात्रियों की भीड़ है वो मुख्य बस स्टैंड जो गाँव का है जो स्वीकृत नहीं है वैसे ही रोड के ऊपर खड़े रहते हैं, वहीं लोग उतरते हैं, वहीं लोग चढ़ते हैं। आने वाले समय के अंदर ये भी होगा निश्चित रूप से। रही बात भीड़ की, मैं भीड़ के विषय में कहना चाहूँगा, भीड़ का जो विषय आपने उठाया वास्तव सही बिल्कुल मेरा ये सोच है कि हम आगामी बजट तक हम प्रयास करेंगे कि पल्लू गांव के लिए इस भीड़ से बचने के लिए, वजह है कि जब ये भारतमाला तैयार हो गई तो हमारी अर्जुन रोड है जिसके ऊपर नाम मात्र की ट्रैफिक थी, आज बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रेलर यहाँ से निकलते हैं, अनाप शनाप ट्रैफिक का रस हो गया। और रही बात ये तूड़ी या आपकी पराली लेकर के जो ट्रैक्टर निकलते हैं, सैकड़ों या हजारों की संख्या में निकलते हैं, इनसे आवागमन बाधित रहता है। तो हम राज्य सरकार से मांग भी करेंगे, इस बात को ऊपर तक लेके भी जाएंगे, ये पल्लू का एक बाईपास होना है ताकि वो सदासर की रोड से अर्जुनसर रोड को और अपनी हनुमान रोड को नोहर रोड को जोड़ता हुआ बढ़े, ताकि ये बड़े ट्रैफिक और ये पराली वाले ट्रैक्टर हैं, बड़े ट्रक हैं, वहाँ से निकलें, बसें वगैरह आए तो कुछ राहत मिलेगी। हकीकत में ये बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा है और मेरा ये प्रयास रहेगा इस समस्या का निराकरण भदन लाल जी की सरकार में हम करवाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ बाईपास बनेगा तो बड़ा लाभ भी होगा और कुछ ये जनहानि भी ना हो, क्षेत्र को सुविधा भी मिले प्रत्येक आने वालों को। और ये मेरा विचार है कि यहाँ पे एक बाईपास से बनाया जाए ताकि कुछ रस कम हो ट्रैफिक का और आने वाले सभी बंधुओं को वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिले, रियायत मिले। बिल्कुल सर, ये बड़ी उपलब्धि होगी अगर बनता है तो। धर्मपाल जी, आपने कहा कि बस स्टैंड दूरी की वजह से सफल नहीं हो पाया, तो यहाँ जो बस स्टैंड है उसके पास एक सुलभ कॉम्प्लेक्स तो होना ही चाहिए। बहुत बड़ी बात की है आपने, मैं काफ़ी लंबे टाइम से प्रयासरत हूँ। वजह एक ही है कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ गई कि भामाशाह भी दान नहीं हो रहे, दानदाता भी। पर मैं अब रामदास जी आपके चैनल के माध्यम से मेरे ग्राम पंचायत मेरे इलाके के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं बहुत कम समय के अंदर, चाहे हमें दान लेनी पड़े, ज़मीन दान लेनी पड़े, पैसे लेने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट होकर के आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मात्र 1 या 2 महीने के अंदर अंदर पल्लू के अंदर बस स्टैंड के पास यात्रियों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय बनवा दिया जाएगा। यह सवाल हमने हर बार उठाया है हर प्रतिनिधि से, तो अगर आप 2 महीनों के अंदर ये पूरा करते हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पल्लू क्षेत्र के लिए। दिस इज आवर प्रेस्टीज इशू, जैसे माइन प्रेस्टीज इशू, धार्मिक नगरी है, लाखों से कम यात्री भी आते हैं। मेरे खुद की बहन बेटी भी अगर बस स्टैंड पे जाती हो अप्रिय कारणों से उनको सोच की पीड़ा होगी, तो वो अपने सोच से निवृत्त होने के लिए कहाँ जाएगी, और सोच से निवृत्त होने के लिए कहाँ जाएगी। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि सोच की पीड़ा और प्रसव पीड़ा बराबर होती है, उसे रोके रखना, थामे रखना नामुमकिन, भयंकर नामुमकिन काम है। कुछ भी करना पड़े, मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ आपके चैनल के आस्था सूत्र के चैनल के अपने माध्यम से रामदास जी पुरी साहब निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम दूंगा मैं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किस हद तक गुजरना पड़े, ये प्रॉमिस है मेरा। पल्लू की अनाज मंडी इतनी दूर क्यों बनाई गई, जिससे यहाँ के व्यापारियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे की सरकार के समय की बात है ये, उन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि जो प्राइवेट अनाज मंडी जिसको मैं बोलूँगा, जिसकी प्रशासनिक पकड़ तो पूरी की पूरी रहेगी सरकार के पास, मंडी सचिव है उसकी देखरेख में काम करता है, पर प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पे जो मंडी काटी
हकीकत है, उस प्राइवेट सेक्टर वालों को हमने भी पूछा था, यहाँ पास में कोई भी ज़मीन बेच नहीं रहा था, सरकारी कोई ज़मीन नहीं थी, प्राइवेट आदमी से उनको दूर जाकर के ज़मीन खरीदनी पड़ी। पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, कौन सी ऐसी सिटी है जो बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर अनाज मंडी है? आप श्री डूंगरगढ़ की अनाज मंडी में आप कभी गए हैं? शहर से कम 8-9 किलोमीटर दूर। सरदार शहर की अनाज मंडी दूर कटी थी। कुछ लोग कहते हैं आज ये मंडी पूरी अभी कामयाब नहीं हुई है। मैं उनको बताना चाहूँगा सरदार शहर मंडी के अंदर 15 साल तक तो एक भी दुकान नहीं बनी थी। जब ऊपर से गोल सरकारी मंडी थी वो, और ऊपर से जब आदेश आया कि या तो आप दुकानें बनाओ वरना आपकी दुकानें खारिज की जाती है, तो वहाँ पे दुकानें बनानी शुरू की। अभी तक पूरी दुकानें भी नहीं बनी हैं, और पूरी वहाँ पे दुकानें भई सेठ लोग खोल भी नहीं रहे हैं और बनी भी नहीं है। समय लगता है इसमें समय लगता है, पर अल्प समय के अंदर इतना शानदार इस मंडी की जो प्रोग्रेस है, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। दुकानदारों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। अनाज मंडी में अनाज जो आता है, वो ट्रैक्टर, ट्राली और पिकअप से आता है। कोई अपने कंधे पे उठा के भी ले जाता। ठीक है, पूर्व सर के लोग कहेंगे कि हमारे गाँव की तरफ नहीं मिली, बिसरा सर के बोलेंगे हमारी तरफ नहीं मिली, इधर मायड़ा के लोग बोलेंगे हमारी इस साइड पे नहीं मिली। तो एक साइड के अंदर तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ होना चाहिए और भाई होना था। ऑब्जेक्शन 3 साइड का ऑब्जेक्शन होना था। दूसरी बात, इरिगेटेड जो इलाका है, इरिगेटेड इलाका है, जो ट्यूबवेल की खेती है, वो सारी इस दूधली, घनियासर, तनादेसर, स्वरूपदेसर, मोटे धांधु, आपका ये सॉरी उदासर, धीरदेसर, सिरासर, धनियासर, इरिगेटेड इलाका है। ये इस मंडी के इर्द-गिर्द इलाका है, वो सारा इरिगेटेड है। फसलें सबसे अधिक जो होती है यहाँ होती है, कोई पीला वाली बात नहीं है। किसान 1 साल के अंदर 2 बार अपनी उपज को लेके आता है, वहाँ से कैश लेकर के मार्केट में अपनी परचेजिंग करो, कोई खरीदारी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ एक राजनीतिक पार्टी के साथी यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं तो उनसे वो करीब 15 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो मैं तो आपके मंच के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना ज्ञापन डिमांड पत्र आप संबंधित अधिकारी को पेश करके दे दो, अगर पॉसिबल है आपकी कोई मांग। मैं इनकी स्ट्राइक के बाद भी मेरा मंडी जाना होगा। किसानों के लिए वहाँ पे रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, किसानों के लिए वहाँ शुल्क कॉम्प्लेक्स भी बने हुए हैं, रात्रि विश्राम कोई किसान करना चाहे तो वो भी वहाँ पे उनको मिलेगी, ऑफिस भी वहाँ पे हैं, तमाम चीज़ें वहाँ हैं। वहाँ पे एक धर्म कांटे की बात कर रहे हैं कि धर्म कांटा पहले व्यापार था, अब उसको अंदर कर रहा है। अरे भैया, धर्म कांटे को किसान से क्या लेना देना था? लोकल व्यापारियों की डिमांड है कि हमारे साथ तुलाई के अंदर धर्म कांटे में कुछ बदमाशी हो जाती है, हमें धर्म कांटा दे। उनकी डिमांड के ऊपर मंडी संचालक ने उनकी डिमांड के अंदर बिल्कुल दुकानों के सामने फ्रंट पे तो उसको शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक राजनीतिक दल के कुछ साथियों का ऑब्जेक्शन धर्म कांटा को लेकर भी मेरे सोच से कोई न्यायसंगत मांग नहीं है। फिर भी किसी प्रकार की कमी उनको महसूस हो रही है, तो वो कभी व्यक्तिगत मुझे भी अवगत करा सकते हैं, हम भी उनके साथी हैं, हम उनकी पीड़ा में हम उनका साथ निभाने का सब प्रयास करेंगे। अगर कोई ऐसी बात है कि भी द मंडी संचालक के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस बात को निपटाया जा सकता है, तो उनका हम सहयोग करेंगे कि वो भी यहाँ पे किसानों को सुविधाएँ मिले और इनको भी राहत मिल जाए। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधान के पास कितना कोटा होता है जो विकास कार्यों में खर्च होता है? क्या ज़रूरत पड़ने पर उसे बढ़ाया जा सकता है? ऐसा है, ये जो सिस्टम है, पंचायत समिति के नाम का कोटा कोई निर्धारित नहीं होता, डिपेंडेड ऑन पॉपुलेशन, जनता की संख्या पर ही पंचायत समिति का कोटा निर्धारित होता है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एफएफसी, एसएफसी, अनेक से स्कीम उनके अंतर्गत डायरेक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों को अपना आवंटन करती है। वो जनसंख्या पर डिपेंड करता है। मैं अपने जैसे रावसर पंचायत समिति है, रावसर पंचायत समिति के अंदर करीब 11 करोड़ रुपए का 5 साल के अंदर बजट आया है। देखो, विकास की मांगे तो निरंतर चलती रहती है और ये निर्बाध गति से चलती रहेगी। जहाँ पे अरबों रुपए एनुअल, चाहे वो जयपुर महानगर है, चाहे आपका जोधपुर है, चाहे बीकानेर है, वहाँ पे अरबों रुपए का जब 1 साल का बजट होता है, फिर भी वहाँ पे समस्याएँ हैं। तो समस्या तो एक जीवन का बेस मानूँगा मैं, आधार मानूँगा कि ये तो हमारे जीवन के साथ जुड़ी रहेगी। कोई गली नीची हो गई, कोई ऊँची हो गई, किसी में पानी ठहर रहा है, कोई उखाड़ के नहीं बनानी है, अनेकों ने काम। अभी मैंने भी मेरे कार्यकाल के अंदर मेरी धर्मपत्नी को जो ज़िम्मेदारी मिली है, तो इस कार्यकाल के अंदर मैंने भी निश्चित उस गाँव की चौपाल में जाकर के और सभी भाई-बंधुओं से अग्रिम पंक्ति के 1 या 2 जो भी काम बताइए, उनको करवाने का सर्व प्रयास किया है। आपने 5 साल प्रधान की भूमिका निभाई है, तो आपके सोचे हुए सभी काम पूर्ण हुए या कुछ बाकी रह गई?
खूब सोचे थे, सभी पूर्ण नहीं हो पाए। इच्छा शक्ति रहेगी, चाहे ये जिम्मेवारियां अपने पास रहे ना रहे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से उन कामों को जो मेरे प्लानिंग में थे उनको मैं ग्राउंड लेवल पे, धरातल पर मैं उनको उतार नहीं पाया। पल्लू तहसील मुख्यालय के साथ साथ अब पंचायत समिति मुख्यालय भी बन गया है, पुलिस थाना भी है, 7-8 डिग्री कॉलेज भी है यहाँ पे, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, बिजली बोर्ड के ईएन साहब बैठते हैं, सीएससी भी है, सब चीज़ें है, नहीं कोने। सबसे बड़ी कमी है तो खेल मैदान की कमी। मेरी दिल इच्छा थी कि रावतसर पंचायत समिति का सबसे सुंदर और शानदार अगर खेल मैदान बने तो पल्लू के अंदर बनना चाहिए, खेल स्टेडियम का। तो वो मैं नहीं बना पाया, अपरिहार्य कारण बोलूँगा उसको। ग्राम पंचायत से भी मुझे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, भी कुछ उनको काम इस प्रकार की काम करने चाहिए थे। मैंने तो उनको बोला भी था कि आप इसके छोटे मोटे काम आप करो, तो निश्चित रूप से मैं पंचायत समिति से मैं फंड देने का प्रयास करूंगा। ये बातें मैंने उनको बोली थी, धरातल पे उतारने की इच्छा थी। अब चलो हम स्टेट के खेल मंत्री जी हैं, चाहे उनसे मिले या और मिले, कोई फंड लेकर के खेल मैदान बनाने की दिल्ली इच्छा है वो बनाएंगे। नंबर 2 मेरी की इच्छा थी कि प्रत्येक गांव के अंदर बस स्टैंड के ऊपर और चौपाल में ये जो पार्क टेबल होती है बैठने की, सीमेंट की सीमेंटेड होती है, ये करीब मैंने सोचा था, हर मीटिंग में मैंने बातें रखी है कि भी हर गांव के अंदर 5-7-10 जो जरूरत है, चाहे बस स्टैंड है, हमारे गांव की बहन बेटियां, चाहे वो रिश्तेदारी में जा रही है, आ रही है, बस का वेट कर रही है, ऑटो का वेट कर रही है, टेम्पो का वेट कर रही है, तो उनको वहाँ खड़ी खड़ी बड़ी परेशानी है, तो क्यों बैठ करके उनका वेट हो जाए, ईजी रहेगा। पर दरअसल क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि नगर पालिका के अंदर तो इसकी बीएसआर है, इतने रेट की आपको ये कुर्सी मिलेगी। पंचायती राज के अंदर इस प्रकार की पंचायत समिति लेवल की कोई भी इसके अंदर वो आज तक जितने मेरे विकास अधिकारी या मैंने जानकारी साझा की, एक भी जगह हमें उसकी बीएसआर नहीं मिली। ये आपकी 4,000 की बन जाएगी या 5,000 की बन जाएगी या 6,000 की बन जाएगी। हाँ, ग्राम पंचायतों को सरपंचों ने निश्चित रूप से कई जगह ये बढ़ाई है, पर उनको तो मतलब 2 या 4 बढ़ानी है। अब हमें तो पंचायत समिति लेवल पर खरीदनी होती है, हमें तो कम से कम 25-30 लाख रुपए की खरीदनी पड़ती है। विदाउट टेंडर हम वो चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो बस यही कानूनी पेचीदगियों में बात रह करके ये इच्छा थी कि ये चीज़ वहाँ होनी बहुत ज़रूरी है, वाजिब है। कोई बहुत बड़ा फंड भी नहीं लगता भाई, एक सीट करीब 5,000 के आसपास सीट बनती है। नहीं तो ग्राम पंचायतों के सरपंचों से भी आने वाले, अब तो चलो इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, पुराने जो नई पंचायतें चुन के आएगी, नए सरपंच चुन के आएगी, उनसे भी मेरा ये आग्रह मानो या निवेदन मानो कि वो अपने गांव के अंदर कम से कम एक 2-2, 4-4, 5-5 जहाँ भी, चाहे वो गांव की चौपाल है, चाहे गांव की बस स्टैंड है, वहाँ पे इस प्रकार की चीजें उनको बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे बुजुर्गों को और माताओं बहनों को कुछ समय वेटिंग के टाइम वहाँ बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो। हाँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पंचायत में घोषणा कर दी हो और वो काम वहाँ पर हुआ ही नहीं हो? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी जानकारी में साझा कर दूं कि मेरे इलाके के या पंचायत समिति के काफ़ी गांव ऐसे हैं जहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन कर रखी है, और हमने उसकी टीएस और एएस पर टेक्निकल सैंक्शन और प्रशासनिक स्वीकृति हमने पंचायत समिति से जारी कर दी थी। उसके बाद करीब 1 महीने तक तो ऐसा हुआ कि हमारे जिले के वो आईडी लॉक हो गई, जिले की आईडी लॉक हो गई। उसके बाद विकास अधिकारी जी के घर पे शादी है, पहले उनके भाई साहब एक्सपायर हो गए, वो छुट्टी पे रहे, अपरिहार्य कारणों से वो एफएस जारी नहीं हो पाई। अब जो भी हमारा कार्यकाल पूरा होने के बाद जो प्रशासक लगे हैं, मैं ये चाहूँगा कि 5-10 दिन के अंदर आचार संहिता से लगने से पहले मेरे द्वारा की गई घोषणा पूरी हो, ताकि हम गांव की चौपाल दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हमने जो घोषणा की थी उसका फट ग्राम पंचायत में आ चुका। आपकी जानकारी मैं साझा कर दूं कि 3,50,00,000 रुपए से अधिक की राशि आज भी पंचायत समिति में उपलब्ध पड़ी है, केवल उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी होनी बाकी है। वो हम हमारा समय पहले ये बात ये चल रही थी कि भाई चुनाव पता नहीं कब होंगे, क्या होंगे, जैसे सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया है उसी प्रकार हो सकता है पंचायत समिति के प्रधान और जिला अध्यक्षों का भी कार्यकाल बढ़ाया जाए, पर वो चीज़ें नहीं हो पाई और हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। पर अब भी मैं ये विश्वास भरोसा और यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमें प्रशासक महोदय से और पंचायत समिति की टीम से हमारी ओर से आग्रह करके, क्योंकि जब हमारे समय की प्रशासनिक स्वीकृतियाँ हमने जारी कर रखी है, उस वक्त के इंजीनियरों द्वारा टीएस भी हमने जारी करा रखी है, तो उनकी ही प्रायोरिटी निकाल करके वो सब गाँवों में, चाहे वो पल्लू है, सभी ग्राम पंचायतों उसका हिस्सा मिलेगा। या जो हमारे द्वारा घोषणा करने में मेरे साथ या धर्मेंद्र जी मोची रहे, या अभिषेक जी मटोरिया, या न्यालचंद जी, या राहुल जी कसवा, सब लोग मेरे साथ रहे थे। राहुल जी कसवा जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उस वक्त भी राहुल जी के आगे मांग की, शासन महोदय के पास कोटा कम होता है, उन्होंने मुझे कहा भाई मेरे पास तो कोटा कम है, पंचायत समिति कुछ ठीक आता है, तो अगर आप कहो तो मैं डिक्लेरेशन कर दूं। अब उन्होंने मेरा नाम लेकर के
पंचायत समिति के प्रधान कोटे से ये पैसे आएंगे। मैंने इनको बोल दिया यार ये आपका काम होगा। अब जब राजनीतिक विचारधारा बदल गई उसके बाद भी राहुल जी का कॉल आया, जी धर्मपाल जी जो हमने कंबाइंड रूप से जो डिक्लेरेशन की थी अब विचारधारा होगी, वो कांग्रेस सोच रहे हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। तो मैंने कहा एमपी साहब उस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी जुम्मेवार कार्यकर्ता थे, आज विचारधारा नहीं हो गई है, तो आपके मेरे पर विश्वास भरोसा यकीन करके जो घोषणाएं की गई है वो भी हम निश्चित रूप से पूरी कराएंगे, क्योंकि वो केवल राहुल जी का पाँव की घोषणा नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की शास्त्रीय घोषणा थी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता हूँ, तो भाजपा अपने जो कहती है वो करती भी है, इस वायदे को पूरा निभाएगी, उनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, वो किया भी है वो करेंगे भी। अभी आपने राहुल जी का जिक्र किया, तो चूरू में लगातार 2 बार जीत के बावजूद राहुल कसवां का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को दिया जाना कहाँ तक उचित मानते हैं आप? आपने जिक्र किया कि 4 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त कर रही थी। राहुल जी कसवां साहब के पिताजी माननीय राम सिंह जी कसवां साहब भी रेगुलर काफी वक्त तक सांसद रहे। उसके बाद राहुल जी कसवां भी लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे। और उनका टिकट क्यों काटा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अनेकों अनेक कारण होते हैं। टिकट मदन राठौड़ साहब जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, आपकी जानकारी साझा करूं, विगत इलेक्शन के अंदर मदन राठौड़ जी का भी टिकट काट दिया था, पर उन्होंने धैर्य और संयम रखा। आज राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े संगठन की जिम्मेवारी है प्रदेश अध्यक्ष की, वो माननीय मदन राठौड़ साहब संभाल रहे हैं। इसमें राहुल जी को भी धैर्य रखना चाहिए। नंबर 2, देवेंद्र जी झाझड़िया को जो टिकट थी, देवेंद्र जी झाझड़िया पूरे ऑल ओवर इंडिया के 140 करोड़ लोगों के दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने वाली शख्सियत माननीय मोदी जी उनको बढ़ावा चाहते थे। अच्छा। जी बिल्कुल निश्चित रूप से ये सत्य है कि इतनी बड़ी पहचान फील्ड के अंदर गाँवों में उनकी नहीं थी। इस वजह से वो जितना संपर्क राहुल जी का था उतना देवेंद्र जी झाझड़िया का ग्राउंड लेवल पे नहीं था। पर देश को संदेश देना चाहते थे मोदी जी कि एक दिव्यांग शख्सियत जिसने अनेकों अनेक बार गोल्ड जीत के हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड के रोशन किया है, उस शख्सियत को सम्मानित करें तो मेरे देश के लाखों की संख्या जो दिव्यांग भाई है उनको कितना बड़ा हौसला और ताकत मिलती। अगर देवेंद्र जी झाझड़िया यहाँ विजयश्री प्राप्त करते तो चूरू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पक्का था। इनको चाहे खेल मंत्री बनाए, कोई न कोई जिम्मेवारी मोदी जी के मंत्रिमंडल देता है, इनको जिम्मेवारी मिलती। तो मैं तो यही कहूंगा, हो सकता है राहुल जी कासवान जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचार उद्गार किए बगैर मदन राठौड़ जी की तरह कोई और आगे बड़ी जिम्मेदारी देने की बात सोच रखी हो। और इन्होंने भावुकता में कहूंगा या कैसे कहूंगा, या इनके अनेक मिलने वाले साथियों ने सुझाव दिया होगा कि आप ऐसा करो, फिर जो विरोधी विचारधारा की पार्टी है। बाकी टैलेंट में, आईक्यू में, पहचान में और कार्यक्षमता में राहुल जी की कोई कमी नहीं है। पर ये मैं तो ये कहूँगा इस जल्दबाजी में उठाया फैसला था, पर फिर भी हमारे सम्मानित एमपी हैं, आज हमारे सांसद हैं, हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि फिर कभी अपने आप विचिंतन और मंथन करते हुए वापिस अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार में राहुल जी आते हैं, पार्टी भी शायद मान सम्मान ही देगी और उनका कद पार्टी के अंदर वैसे ही रहेगा और आगे बढ़ेगा। बाकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी इच्छा शक्ति, जो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को पता नहीं। सही बात है। तो वापिस राहुल जी आते हैं तो क्या वो पहले वाला भरोसा कायम रहेगा? निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार का एक सदस्य है अपरिहार्य कारणों से बिछुड़ के चला जाता है, वो साल 2 साल 5 साल अगर बाहर रहा, घर में नहीं आया, हाँ मुझे ये बताओ वो वापिस आपका बेटा है, आपका भाई गुस्से में किसी से पापा से, माँ से, बहन से, धर्मपत्नी से, दादी माँ से, किसी से अगर झगड़ा करके निकल भी गया, 5 साल बाद जाते तो क्या उसका मान सम्मान में कमी रहती? नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार है, परिवार का सदस्य बिछुड़ा वापिस आएगा, मोस्ट वेलकम। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर होने के बावजूद राजेंद्र राठौड़ और अभिषेक मटोरिया जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, इसमें आप कमी कहाँ मानते हो? मैं एक बात कहूंगा, माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का चुनाव हारना ये राजस्थान प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति है, और अभिषेक जी मटोरिया का चुनाव हारना ये एक युवा को, जिससे बहुत बड़ी प्रदेश को, युवाओं को बड़ी उम्मीदें थी। शायद तारानगर विधानसभा क्षेत्र ने और माहौल विधानसभा क्षेत्र अच्छा काम नहीं, कारण कुछ भी रही, कमी कोई भी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं राठौड़ साहब के लिए बताना चाहूंगा आपको, आज भी इस उम्र में सुबह 5-6 बजे जब अपने आवास में होते हैं तो बाहर टी शर्ट में और लोअर टी शर्ट में बाहर आके बैठते हैं और जनसुनवाई करते हैं रेगुलर, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे रहे हैं या नहीं, आज भी इतने एनर्जिक और तुरंत निस्तारण, तुरंत ऐसे भाई बंधुओं को, अगर ऐसे सीनियर व्यक्ति को जो लगातार 7 बार विधानसभा में पहुंच चुके हैं, कहना मतलब वो 5-10 साल बाद में मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले होंगे, पार्टी को गाइडलाइन देने वाले होंगे। इस स्टेज पर आकर के तारानगर की जनता जो फैसला लिया वो वास्तव में बीकानेर संभाग के लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, है प्रदेश के लिए भी, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी जनता का फैसला सर्वोपरि है।
धर्मपाल जी, आपके परिवार में सिर्फ आप ही राजनीति में हैं। आपके बेटे बेटियां और यहाँ तक कि बहुएं भी प्रतिष्ठित पदों पर राजकीय सेवा में है। ऐसे में आपने राजनीतिक कद का फायदा उठाया है या आपके परिवार का शुरू से ही रुझान सरकारी सेवा के लिए रहा है? देखो रघुनाथ जी, अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मेरे इलाके का बीएससी मैथमेटिक्स इलाके के अंदर केवल मात्र इस इलाके का मैं सिंगल ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में एंटर करने वाला था जिसने बीएससी मैथमेटिक्स तक की पढ़ाई की है। मैंने एक क्षेत्र चुना, भाजपा को मैंने मेरी पसंदीदा पार्टी या विचारधारा मानी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना। ये लिमिटेड पार्टी, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद जबरदस्ती थोपने का प्रयास करते हुए राहुल जी। ये वंशवाद, ये तो फिर राजशाही में वो लोकतंत्र में कहाँ फर्क रह गया। मैं को मेरे बेटे को बनाओ, ये मैंने बच्चों को भी शुरू से ही कहा, बेटा ये एक सफेद कपड़े पहन के संत बनने वाला काम है, सेवा का काम है। और सारे अगर हम इस काम में लगे तो भैया कल को कटोरा की घूमना पड़ेगा। तो आप अपनी कार्य क्षमता के मुताबिक पढ़ाई करो, अध्ययन करो और आपको एक इस देश के राजनीतिक क्षेत्र में आकर के सेवा दो। मैं इस क्षेत्र में आ गया हूँ। मेरी 24 घंटा सेवा, प्रत्येक जरूरतमंद को 24 घंटा की सेवा रहती है। और मैंने राजनीति को एक सन्यासी के रूप में, राजनीतिक सेवा को सन्यासी के रूप में माना है। बात करूँ शिक्षा में इंटेलिजेंट की, तो मैं जब सरपंच बना ना, तो सबसे पहले ग्राम पंचायती मैंने एक नियम बनाया कि भाई जो बच्चा 8th, जब ये बोर्ड बढ़ गया था, 8th और सेकेंडरी +2 के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन लेगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, हमारे सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ग्राम पंचायत पल्लू का बच्चा होना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें होने जो टॉपर रहेगा 8th में, सेकेंडरी में और +2 में, उनको 1100-2100 रुपये मैंने ग्राम पंचायत से घोषणा की थी कि ग्राम पंचायत अपनी निजी आय में से इनको प्रोत्साहन राशि देगा, ताकि बच्चों में नंबर 1 बनने के लिए कंपटीशन की भावना उनके अंदर पैदा हो और सभी बच्चे इंटेलिजेंट पर अच्छे मार्क्स ले। नंबर 1 तो ये क्या आता है। सहयोग से क्या हुआ, 8वीं टॉपर मेरे परिवार का सदस्य, मेरा भतीजा या मेरा बेटा या मेरी भतीजी या बेटी। सेकेंडरी में हमारे वाले और +2 में हमारे वाले आए। इलाके में चर्चा भी चलती थी गाँव में। अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत का पैसा वसूलने के लिए इन्होंने ये स्कीम लागू की है। पर सहयोग से जब तक हमारे बच्चे पढ़े ना, तो वो ग्राम पंचायत के पैसे उन क्लासों के अंदर 8th, सेकेंडरी और +2 के अंदर हमारे परिवार के ही किसी सदस्य, चाहे मेरा बेटा है, चाहे बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, उन्हीं को मिला। इन्हें मतलब वो अपने जो समकक्ष बच्चे थे, नहीं मैं ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे सबसे ब्रिलियंट टैलेंटेड है, पर अपने समकक्ष पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके अंदर वो ठीक थे, टॉपर थे। तो उनकी मेहनत रंग लाई। अब मैं बताऊं जी, 2-3 बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 नौकरी, पहले 3rd ग्रेड में लगे। मेरा बेटा पहले 3rd ग्रेड बना, फिर फर्स्ट ग्रेड बाद में कॉलेज लेक्चर की जिम्मेदारी निकाल है। मेरी की भतीजी पहले आंगनबाड़ी इंस्पेक्टर बनी, उसके बाद 3rd ग्रेड, फिर 2nd ग्रेड, अब वो 1st ग्रेड कर रही है। एक भतीजी है जो पहले 3rd ग्रेड थी, वो 2nd ग्रेड है। कहने का मतलब वैसे तो सरकारी नौकरियां मिल गई 20-25 से अधिक टोटल जोड़े तो, पर फिर भी आज भी हमारा 2 पोते भी गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं बड़े भाई साहब के। एक पोती MBBS कर रही है, जो अभी थोड़े दिन बाद वो बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। करीब 15-16 बच्चे हमारे, मेरे लिक्कूराम जी सियाग मेरे पिताजी हैं, उनके पोते और पोतियां, केवल 15-16 बच्चे राज की सेवा में। ये बहुत बड़ी, ये उन बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी मैंने भी उनसे आगे यही कहा था, बेटा जो पढ़ेगा वही कामयाब होगा। आप शिक्षा जरूर करो। रात इन बच्चों की मेहनत ही रंग लाई है इसके अंदर। मैं तो उन परिवार के बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस रास्ता सूत्र के चैनल के माध्यम से। ये बच्चों ने आज आप जैसे वरिष्ठ मीडिया के साथी रामदास पुरी जी जैसे हमारे बच्चों के लिए भी हमसे सवाल करें तो बड़ा खुशी होती है। दुनिया का वो बाप सबसे भाग्यशाली होता है। मैं तो कहता हूँ मेरी पहचान मेरे बेटे के नाम से हो। अच्छा मुकेश के पिताजी हैं क्या, तो बड़ी खुशी होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आपको देखकर अन्य परिवारों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को कोई आपका संदेश जो उनके काम आए? युवा पीढ़ी को मैं आपके रास्ता सूत्र के चैनल के माध्यम से एक ही आग्रह कर रहा हूँ, संस्कारवान बने। अपने बुजुर्गों का जो नाम और पहचान है उसको हमेशा अपने दिल दिमाग पे रखें। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं, चाहे वो मेरे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, ताकि उनके बुजुर्गों को, उनके परिजनों को उनकी किसी काम से शर्मिंदा होना पड़े। नंबर 2, आजकल तो अनेक बुराइयां चल रही, शराब, कोकीन, हीरोइन, नशा, MD, इन सब चीजों से जिसमें मृत्यु निश्चित है, इन बातों से लोगों को बचना चाहिए। खेल के अंदर अधिक से अधिक सहभागिता निभाए, युवा पथ भ्रष्ट होने से बचे, संस्कारवान बने, स्वस्थ रहे और विद्वान बने। धर्मपाल जी, सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज या ओसर जैसी प्रथाओं पर आपके क्या विचार है? आज जो आपने ये क्वेश्चन किया वास्तव में दिल को छूने वाला
क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन के जवाब से पहले एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। आपने केवल मात्र 1-1.5 महीने के अंदर जब इसकी ओपनिंग हुई थी, मैं आया था अभी ओपनिंग, तो रामदास पुरी जी और विनोद जी को दोनों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने शानदार एंकरिंग, आपने जितने भी यहाँ पे इंटरव्यू लिए, चाहे वो मामराज जी कुकना साहब के हैं, चाहे गुरु जी भी आए थे, चाहे जो भी आपने जितने इंटरव्यू लिए, मैं आपके रास्ता सूत्र के सारे इंटरव्यू देखता हूँ। आपकी शानदार एंकरिंग, सबसे पहले तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। बहुत ही वास्तव में आपने काबिलियत है, दिल जीतने वाले। आपका जो लहजा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया के तो नहीं, पर आप पन्नू इलाके के सुबीर चौधरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस काबिल समझा। नहीं, आपका जो क्वेश्चन पूछने का ढंग, शानदार क्वेश्चन, एक निराले अंदाज में पूछना, ताकि सामने जो आपके वक्ता बैठा है उसे क्या बोलना चाहिए, क्या करना, सोचने के लिए मजबूर कर देना, ये एक अच्छी एंकरी है। और आपके इस चैनल को मैं दिल की गहराई से साधुवाद भी दूंगा कि रात और दिन आपने 1 महीने में इतनी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की है। तो रात और दिन प्रगति पथ के ऊपर आपका जिले में नहीं हो, अपितु संभाग में भी आपके चैनल का नाम हो और आपकी प्रसिद्धि बढ़े, ये भी मैं आपने इस रूप से कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आशीर्वाद है आपका और हमारे बड़े भाई आपका की मेहनत है, का। आपकी मेहनत है, आपका टैलेंट, IQ और आप पे कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है ना, उसकी बनिस्बत मुझे ये सब काम में रहने की जरूरत पड़ी। बात आपने सामाजिक कुरीतियों की, दहेज की जो बात है, औसत की जो बात है, हम स्कूल के टाइम में भी जब कॉलेज में हमने एंट्री की, उस वक्त भी ये विचार दिमाग में, एक तो जनसंख्या वृद्धि पे भी, ये भी अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी असंख्य बच्चे पैदा करना, बिल्कुल आने वाले वक्त में यूथ की भी जिम्मेवारी है, तो वो प्रयास करें 2 की जगह 1 पे। पर जब मैं अनमेरिड था, उस वक्त भी हमने, हमारे दोस्तों ने तय कर लिया था कि जब कभी शादी होगी, बच्चे हो, तो 2 ही बच्चों पे रोके इस चीज़ को। मैंने एक बेटा और एक बेटी भी ऑपरेशन करवाया था। 88 में मेरी शादी हुई थी और 94 में मैंने ऑपरेशन करवा दिए थे। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, सभी लोगों ने 2-2 बच्चों पे ऑपरेशन, चाहे एक आधा केस तो ऐसे थे कि 2 बेटियां थी, तो ये ऑपरेशन करवा दिया था। रही बात ओसर की, ओसर का तो देश के अंदर कानून ही इस प्रकार का बना, आज का नहीं है, रजवाड़ों के वक्त। अगर आपने गांव के बुजुर्गों से सुना होगा कि रजवाड़ों के बादशाह के समय में भी जब गांव में ओसर किया करते, तो कहते हैं कि ऊंट पे चढ़ के असवार आ गए थे। उस वक्त के पुलिस के जवानों को असवार बोलते थे। असवार आ गए थे, गांव के ठाकर साहब ने, गांव के चौधरी साहब ने जाकर के उनके चंदी वाले 2 रुपये दिए, वो असवार वापस गए, तो हमारा ओसर हुआ, वरना वो तो ओसर बंद करवाने आ गए थे। उस वक्त भी कानून था, ओसर नहीं होना चाहिए, आज भी कानून है। आज भी कोई व्यक्ति चैलेंज के साथ, गांव की चौपाल में चैलेंज के साथ ये कह दे कि मैं मेरे पिताश्री का, दादाश्री का अवसर करूंगा, कानून इजाजत नहीं देता। गांव की सहमति से पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी का भी विगत 7 महीने पहले देहावसान हुआ था। हमारे सियाग परिवार के सैकड़ों की संख्या में गांव में परिवार रहते हैं। हमने सब परिवार को इकट्ठा किया, हमने उनसे आग्रह कि ये कुवृत्ति है, अपने से पहल करो अपने, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये मिठाई उस सब पे बनाने के लिए बंद करी। जो कोई आता है उसको भोजन, रोटी, सब्जी वगैरह, उनको जैसे आम खाने का, वो चीज़ पर मिठाई बंद करो। तो पूरे सियाग परिवार ने उसने संकल्प लिया था, आज के बाद पल्लू गांव के सियाग परिवार का कोई भी सदस्य बुजुर्ग अगर एक्सपायर हो जाता है तो कोई असर नहीं करे। और हमने इस आशा और विश्वास के साथ किया था कि शायद इसका अनुसरण मेरे गांव की अन्य जातियां, यानी कि जाट, अन्य जातियां, अन्य समाज भी इस चीज का अनुसरण करे, इस पे ब्रेक लगाए। एकदम नहीं लगा सकते, आहिस्ता आहिस्ता लगाने का अभियान तेरे लगाई। अच्छी बात है ये। और रही बात दहेज की, दहेज का विचार यही था कि भी दहेज भी, ये बहुत दहेज के लिए हत्याएं हो रही है बेटियों की, बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, दहेज रूपी बेटी लोग भी पैदा हो रहे थे। तो मैंने तो, मुझे बड़ी घृणा थी जब पेपर में पढ़ते थे, मीडिया में न्यूज़ सुनते थे, बड़ी घृणा थी। आपको मैं बताऊं, मेरे बेटे की शादी मैंने की, वो कॉलेज लेक्चरर बन गया था। कॉलेज लेक्चरर बनने के बाद जब मेरी बेटी की शादी की, तो मैंने, मेरे रिश्तेदारों को, पूरे परिवार ने सामूहिक रूप से बैठ के फैसला लिया था अपने को दहेज नहीं लेना। और हम वहाँ से 1 चम्मच तक भी दहेज की लेके नहीं आए, सिर्फ एक बेटी को लेके आए थे। उसी बात का अनुसरण करते जब मैंने मेरी बेटी का रिश्ता किया, बेटी के ससुराल वालों ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे पहले कह दिया, हम कोई दहेज में कुछ नहीं लेंगे, चम्मच भी नहीं लेके गए। बेटी की शादी बगैर दहेज, और अवसर पर था बंद होना। मेरे व्यक्ति सोचे, मैं एक सौभाग्यशाली इंसान हूँ कि माता 60 साल की उम्र पे मैंने तीनों नियम को फॉलो किया है। और समाज से, सभी समाजों से, इलाके की बुद्धि, मैं आपके चैनल के मार्फत ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस चीज को रोको, अवसर प्रथा रोको। बिल्कुल दहेज एकदम मेरी तरह आप फैसला नहीं ले सकते। तो जो जो किसी भी बेटी के बाप ने दान दे दिया, उसको आप करोड़ रुपए मान के माथे लगा के उस बेटी को मान और सम्मान देने में कमी मत छोड़ो। आपका घर, जिस घर के अंदर और खुश रहती है ना, उस घर में कोई कमी नहीं रहती। गुरदास मान ने
जो पंजाब के बड़े अच्छे गायकार हैं, उन्होंने गाने के अंदर बताया घरचे जे हसे जनानी दोस्तों सोने उते सुहागे दी निशानी दोस्त। जिस घर में और बहू बेटी हंसती है उस घर पे सोने के ऊपर सुहागा लगा हुआ है, ये संदेश होता है। गुरदास मान साहब ने युवाओं के लिए एक बात कही, औखे वेले कमावना दोवें हथियारा ने, पुरानियां खुराकां ते पुराने बेली यारा ने, जदों तेरा नव्या तो दिल भर जाएगा, चौथी दे सकूल वाला बेली चेते आएगा। विकट परिस्थितियों में अपना पुराना मित्र ही काम आता है। तो ये चीज़ भी युवाओं पे ध्यान में रखनी चाहिए। एक से बड़ा डे नहीं मिलेगा आपको जीवन में। ये नहीं है जो पुराने हैं उनको ठोकर मार दो, नए के साथ दोस्ती। आपको सभी को टीम भावना साथ लेके चलो। आपके जीवन के अंदर, युवाओं के जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आप मेरे इलाके के युवा अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने समाज का नाम दिन और दिन प्रगति उन पे बढ़ते चले, रोशन करे। मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके जन्म के बाद युवाओं को मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा। धर्मपाल जी, आप सिहाग जाट गोत्र से हैं और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण भारत के सिहागों की उत्पत्ति पल्लू से हुई है। आप भी पल्लू से हैं, तो इस संबंध में जानकारी बताएं। बिल्कुल निश्चित बात है। ये हमारे चांद भाट बोलूँ या बई भाट बोलूँ, उनके द्वारा इतिहास की बात है। ये सिहाग जाति की उत्पत्ति स्थल पल्लू गांव को माना है। हमारे परिवार की डुडी एक रानी सती हुई थी और पहला सिहाग दुनिया में पैदा हुआ वो पल्लू गांव, उत्पत्ति स्थल पल्लू है। आज ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सिहाग बस रहा है, सिहाग गोत्र का जाट, आप उसको पूछोगे तो वो ये कहेगा मेरा उत्पत्ति स्थल पल्लू है। मैं इस विषय में आपको एक और बताना चाहूँगा। अभी हमने ऑल ओवर इंडिया की सिहाग सम्मेलन किए हैं 4, जिसमें एक अबोर के अंदर भी हुआ था, सूरतगढ़ में भी हुआ था, हरियाणा में भी एक हुआ था, एक पल्लू गांव में हुआ था। तो एमपी मध्य प्रदेश के भी, इंदौर के भी यहाँ पे सिहाग गोत्र के जाट आए थे, दिल्ली के भी आए थे और हरियाणा के वहाँ झज्जर साइड के उधर के भी आए थे, पंजाब के भी खूब सिहाग आए थे, सभी आए थे। और ऑल ओवर इंडिया में सिहाग गोत्र की सुधार के लिए कुछ काम करने के लिए 21 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उस 21 के अंदर ऑल ओवर इंडिया की जो कमेटी 21 के अंदर एक नाम मेरा भी है। सो हमारी निरंतर वो बैठ के चलती है। सिहाग गोत्र अनेकों कुरीतियों को छोड़ के ठीक चले। और आप कहीं भी, मैं आपके चैनल के मार्फत दावे के साथ कहता हूँ कि आज ऑल ओवर इंडिया में सिहाग गोत्र का कोई जाट है, अगर आप उसको पूछोगे कि आपको उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो ये पल्लू गांव है। पल्लू गांव से सिहाग गोत्र की उत्पत्ति हुई है। बाकी अन्य जो जाट जाति के गोत्र हैं उनका मुझे पता नहीं किसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कुछ पता नहीं हुई है, पर मैं केवल सिहाग के लिए कहता हूँ। इसीलिए इस इलाके का नाम सियागोटी बोलते हैं। इस इलाके को सियागोटी बोलते हैं, जहाँ पे सिहाग का उत्पत्ति स्थल है। धर्मपाल जी, आगामी पंचायत चुनाव में आप प्रधान पद की रेस में शामिल है या किसी अन्य पद का प्लान है? ऐसा है, चाहे पद प्रधान का हो चाहे अन्य कोई पद है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको पद नहीं मानता, एक जिम्मेवारी मानता है और उसी के अनुरूप वो काम करने की सोच रखता है। पार्टी जो कुछ भी मुझे आदेशित करे वो मुझे स्वीकार है। पार्टी ये कहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम युवाओं को टिकट देंगे और युवाओं का प्रचार प्रसार करना है, तो मैं तय दिल से रात और दिन कड़ी मेहनत उन यूथ के लिए भी करूँगा। ताकि पार्टी ने मुझे इस काम के लिए रोका है, प्रचार प्रसार के लिए कहा है, और मुझे पार्टी जो फैसला करेगी वो मुझे बोल दे आपको पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है तो हम पंचायत समिति, हम राजनीति होगा पंचायत समिति का चुनाव लड़े। जिला परिषद के लिए बोलते हैं तो जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ये कहे नहीं भाई अब यूथ को मौका देंगे, आप उनके सपोर्टर बने। तो एक कार्यकर्ता के नाते मैं उनकी रात और दिन कड़ी मेहनत करके उनको विजय सिद्धि प्राप्त करूँ। आगामी पंचायत चुनाव कब तक होने का प्लान है? इलेक्शन की संभावना वैसे तो चुनाव आयोग पे डिपेंड करता है, ये सरकार पे डिपेंड नहीं करता। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की घोषणा करेगा उसी दिन आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन होंगे। सामान्य कोर्ट के सामने राज्य सरकार ने भी प्रॉमिस किया है कि हम 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवा। तो निश्चित रूप से जहाँ तक मेरा व्यू है, मेरा सोच है, या मेरे से सीनियर जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी है उनके साथ जयपुर में मंत्रणा होती है और कई मंत्रणा होती है, उन पर विश्वास भरोसा यकीन करके मैं कह सकता हूँ कि मार्च के महीने के अंदर 25 फरवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा और 28 फरवरी या 5 मार्च से पहले मेरा भी है कि आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगेगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर शायद पंचायती राज के चुनाव हो जाएगी। इसमें मैं पूरा श्योर हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। धर्मपाल जी, सूत्रधार के अंतिम पड़ाव में आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों वन विभाग ग्रामीणों को वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? रामराज जी, ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उन्हीं के आदेश है कि वन भूमि
और जोहड़ भूमि किसी भी सूरत में इस पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। प्रदेश के किसी भी कोने के किसी भी व्यक्ति ने अगर एक याचिका लगा दी, जनहित याचिका, और वो याचिका में ये कह दिया कि वन भूमि भी कब्जे हो गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित रूप से सभी डीएफओ, जिला कलेक्टर के मार्फत या संभागीय आयुक्त के मार्फत सभी डीएफओ को लिख के भेजेंगे कि उनको चिन्हित करो और तत्काल प्रभाव से कब्जा हटाओ। दहशत का माहौल, इसमें कोई दोहरा नहीं। अब हकीकत क्या है, कुछ जगह अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो यहाँ पे अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक सुझाव है या सोच है कि क्या हुआ, कुछ जगह पे जब ये वन विभाग शुरू में आया था ना, पुरानी बात है, आया तो उनको वृक्षारोपण की जिम्मेदारी दी गई थी। वृक्षारोपण वो वहीं करे जहाँ उनको भूमि अलॉट हो। अब ग्राम पंचायत में जो सरपंच थे वो कम पढ़े लिखे थे, अनपढ़ भी थे, वो एंटर सोचते नहीं थे। हमने पुराने बुजुर्ग सरपंच से सुनी है ये बातें कि जी हमारा ये वन विभाग है, हम यहाँ पौधे लगाएंगे। उन लोगों ने ग्राम, हमें सिर्फ आप प्रस्ताव बना के दे दो सरपंच साहब, मैं रेंजर आया हूँ, मैं वो अधिकारी आया हूँ, तो उन्होंने मुझे अधिकारी है चाय पानी पिलाई, चलो साहब थे लिख लो और मैं तो साइन कर दिया। उन्हीं के विभाग के लोगों ने रजिस्टर में किसी अंकित करवा करके वो खसरे अंकित करवा दिए जहाँ पे पहले से खराबात थे। या ऐसी भूमि जो बंजर भूमि है, ऐसी भूमि जो बंजर भूमि है, उस भूमि में तमाम प्रयासों के बावजूद भी न कभी पेड़ पौधा लगा, न भविष्य में लगने की संभावना है। ऐसे स्थानों पे अगर जो लोग वहाँ पे वो वन विभाग को अलॉटमेंट होने से पहले ही काबिज है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें राज्य सरकार के मार्फत या डायरेक्ट कोर्ट के अंदर ये बातें जाए, प्रशासन के जरिए पहुंचे, ये लोग वन विभाग की आबादी आबाद होने से पुराने आबाद है, तो सम्मानीय न्यायालय ही इसमें रियायत दे सकता है, वरना राज्य सरकार और आपके तमाम अधिकारी से जिला कलेक्टर साहब से डीप वो तो बाउंड्री बाध्य है, उनको तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके आदेश की पालना उनको करनी ही पड़ेगी। पर रिलैक्सेशन इसी बात का है, ऐसी बंजर भूमि मिलता है रिलैक्सेशन, ऐसी बात नहीं है। अभी अपरिहार्य कारणों से कुछ गाँवों में कुछ घर वहाँ बने हुए काफी साल से बसे हुए हैं। जब ये वन विभाग की जमीन भूमि अलॉट नहीं थी उस वक्त के उनके बाड़े हैं, पशु बांधते थे, उन्होंने छप्पर बना दिया, झोंपड़ी में निवास करते थे, पैसे की कमी थी, मकान बनाने के पैसे नहीं थे, केवल झोंपड़ियों के अंदर। अब अपने इलाके के सभी गाँव में झोंपड़ियाँ तो झोंपड़ियों में निवास करते थे, वो लोग रहते थे। पर वो उस वक्त की वन विभाग के अधिकारियों की भूल माने या ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उनकी अशिक्षा कहूँ या उनकी भूल कहूँ, तो उन्होंने गुड फेथ के विश्वास के ऊपर खसरा नंबर लिख दिए और वो खसरा नंबर लिखेंगे जहाँ पे पहले से घर और झोंपड़ियाँ हैं, लोग आबाद थे। ये सारी की सारी बातें प्रशासन के हिसाब किताब से रिपोर्ट जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बातें जाएगी, या ऐसी बंजर भूमियाँ जहाँ पे कभी ना पेड़ पौधा था ना है, न भविष्य में लग सकता, ऐसी वो वन विभाग के नाम का रखी है। ऐसी भूमि को माननीय सुप्रीम कोर्ट ही अपने को इलेक्शन देगा, इतनी हाहाकार वाली बात नहीं है। और अगर सब मिल करके टीम भावना से काम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को जन भावना को समझते हुए देखने की पूरी उम्मीद है। पर इसके लिए कुछ सभी जागरूक जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, राज्य सरकार को करना पड़ेगा। सिंगल इकलौता कोई ये कह दे कि इनकलाब जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नहीं टूटेंगे नहीं टूटेंगे नहीं टूटेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। राज्य सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही रिलैक्सेशन देगा। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो पर पहुंचे और हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए। राणा जी पुरी साहब, आपका भी आभार और धन्यवाद दिल की गहराइयों से। ये आपने शानदार, जानदार, लाजवाब ऐसे सवाल किए जिसकी आज काफी लोगों को जानने की, सोचने की, समझने की, कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। और मुझे आपके इस चैनल के मार्फत अपने दिल के उद्गार व्यक्त करने का आपने मौका दिया। मैं आपकी एंकरी के लिए फिर आपको दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा। आपके चैनल के तमाम सुनने वाले हैं, दर्शक हैं या शुभचिंतक हैं, उन सभी को मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये आपका राजस्थान सूत्र कामयाबी की प्रत्येक ऊंचाइयां छू करके अब अपने इलाके का नाम रोशन करे। आप जैसे युवा ही कर जब इस क्षेत्र में उतरते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार और आम आदमी के जीवन के सुधार के अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सूत्रधार और आज के हमारे मेहमान थे पल्लू क्षेत्र के अग्रणी नेता श्री धर्मपाल जी सिहाग, जिन्होंने हर सवाल के जवाब बड़े शालीनता से दिए। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपके जीवन के लिए प्रेरणादायक रहेगा। अब अगले रविवार फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान की प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।